नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बीबीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें आप सभी को सामाजिक विज्ञान, साइंस और उसके बाद हिंदी कंप्लीट करवा रहे थे। ये जो 3 प्रैक्टिस सेट हुआ था, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी, और जो भी चल पड़ना है चलो को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं कि जो अभी कोर्स पर ऑफर दिया गया था गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, उस कोर्स पर आज भी ऑफर अभी अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज तक बढ़ा दिए हैं डेट को, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आज के बाद जो है कि इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। प्लस में स्पेशल आप सभी के लिए एक वीडियो बना दिए हैं, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ज्वाइन करने में आसानी हो जाएगा आप सभी को। एप्लीकेशन का नाम सक्सेस योद्धा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम सभी। आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान पूर्वक, उसके बाद ही आंसर करना है। समय लग जाए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस समझिए। संघ और राज्य के मध्य विषय का वितरण में साइबर कानून जो है, ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, साइबर कानून किस सूची में आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, याद रखिएगा आप सभी, इस प्रश्न को आएगा पेपर में, बात समझे। तो अगर साइबर कानून की बात किया जाए तो ये जो है आपका अपशिष्ट सूची का विषय है, क्योंकि इस पर ना केंद्र सरकार कानून बनाता है, ना ही राज्य सरकार बनाता है, और ना ही इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो इस पर कानून कौन बनाता है, संसद। याद रखिएगा आप सभी, कौन बनाता है, संसद कानून बनाता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए संघ सूची की बात किया जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो पूछा जाएगा। इसमें 100 विषय रखा गया है जो केंद्र सरकार कानून बनाता है, जैसे कि रेलवे हो गया या स्टॉक मार्केट देखते, बैंकिंग देखते, ये सभी संघ सूची का विषय है, बात समझे। अगर वही राज्य सूची की बात किया जाए तो इसमें अभी वर्तमान में कुल 61 विषय हैं जो राज्य सरकार कानून बनाता है, बात समझ गए आप सभी। इसमें कह सकते हैं कि जो आपका मजदूरी होता है किसान, और उसके बाद कह सकते हैं कि जो पुलिस है, ठीक है, वो आपका राज्य सूची का विषय है। बाकी बात सेना जो है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वो संघ सूची का विषय है। उसके बाद आता है समवर्ती सूची, इस पे दोनों सरकार कानून बनाता है, संघ और राज्य दोनों बनाएगा, बात समझे आप सभी। और इस पे कौन कौन सा विषय आ सकता है, जैसे कह सकते हैं बिहा तलाक हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, शिक्षा हो गया, ये सभी आपका समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें कुल 52 विषय रखा गया है। और ये सभी किस अनुसूची में है, तो ये 7वीं अनुसूची में है, याद रखिएगा आप सभी। तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा एक्स्ट्रा, जो प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, बात समझे आप सभी। देखिए क्वेश्चन का आंसर जरूर करते चलिएगा आप सभी, क्योंकि आपसे कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप लिखते हैं वो प्रश्न प्रॉपर आपको याद हो जाता है। और क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल हम सभी 0 से लेके टॉप तक चलने वाले हैं। बेस्ट से बेस्ट चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिएगा आप सभी। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। चलिए आंसर पहले कर लीजिए आप सभी, उसके बाद बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए अप्रत्यक्ष कर होता है जो सरकार इनडायरेक्ट आप सभी से लेता है, जैसे कह सकते कि जीएसटी ये अप्रत्यक्ष कर है, वेट कर अप्रत्यक्ष है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष है, जबकि निगम कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बात समझे। ये आपका प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जैसे कह सकते आयकर जो होता है, ठीक है, आयकर ये भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो सरकार डायरेक्ट आपसे लेता है। और जो निगम कर होता है ये कंपनियों पर लगाया जाता है, बात समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मनी मैखलई नामक गौरव ग्रंथ जो है ये किससे संबंधित हैं। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है ना, हो सकता है नंबर लिखने में गलती हुआ है।
नंबर लिखने में गलती हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है, आगे क्वेश्चन बढ़ जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। देखिए जीएसटी जो होता है ये किस पे लगाया जाता है, जो आप उपभोग करते हैं ना, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है जो आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पे। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में। 5 शिष्यों को दिया था। अगला है बिजली चमकने तड़ित से जंगल में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। चलिए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका उसमें ऊर्जा होती है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें ऊर्जा। और जब बिजली गिरता है इस समय का तापमान जो लगभग होता है वो 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बात समझे आप सभी? और ये वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी उत्पन्न कर देता है। तो ऑप्शन में सी वाला राइट आंसर होगा। देखिए ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले सेशन को आप लाइक कर लीजिएगा आप सभी, तो जितने भी जुड़े हुए हैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जो चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में आता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। देखिए उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की ये आपका कौन सा जिला में है? चंदौली जिला में है। स्थापना कब हुआ था? 1957 में। ये दोनों फैक्ट जो एक्स्ट्रा बताएं इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहीं पर प्रश्न गलती होता है, तो यहां पर थोड़ा सा सावधानी बरतने का काम है। पहला कथन देखिए, क्या यह एक धन आवेशित किरण होता है? नहीं, गलत बात। यह धन आवेशित नहीं ऋण आवेशित होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है कि यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती है, बिल्कुल सही है। यह फोटोग्राफी प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ये भी सही है। इनका वेग प्रकाश का वेग का 1/10 होती है, ये भी सत्य है। तो सत्य क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला सत्य नहीं है। बात समझ गए? तो जिसका भी ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो देखिए अगर संगम साहित्य की बात किया जाए तो इसमें कदम का उल्लेख नहीं किया गया, याद रखिएगा आप सभी। जो कदम है इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, जबकि चेर हो गया, चोल हो गया, पांड्य, ये सभी का बार बार उल्लेख किया गया इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? देखिए बायोमास ऊर्जा जो होता है ये जैव पदार्थ वाला ऊर्जा होता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, कृषि के अवशेष हो गया, इसी से बनाया जाता है। क्या लकड़ी बायोमास ऊर्जा है? बिल्कुल है। गोबर भी है, कोयला भी है। नहीं है कौन सा? तो याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा, ये बायोमास ऊर्जा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा क्या बायोमास है? गलत बात नहीं है। तब यूरेनियम क्या है पता है आप सभी को? जो यूरेनियम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो क्या है आप सभी का? बायोमास है? नहीं। अगला है, उपभोक्ता कानून 1986 को क्यों अपनाया गया था? देखिए अगर 1986 की बात किया जाए तो इसका उद्देश्य ये था कि सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, निवारण और शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बात समझे? तो अपनाने का कारण जो हो जाएगा ये सभी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, बिल्कुल सही है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ये भी कथन सत्य है। ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा करने के लिए, ये भी कथन सत्य है। तो सत्य ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। देखिए सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1916 को किया गया था। अच्छा, सबसे पहला आपका हाई कोर्ट कौन सा था पता है आप सभी को? पहले वाला तो 3 हाई कोर्ट था। पहला कोलकाता, मद्रास और आपका बॉम्बे हो जाएगा, जो 1862 में स्थापित किया गया था। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे वाला। अगला क्वेश्चन है कि संदैव स्थलों की उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? यानी कि सबसे ज्यादा जो चित्र मिला है वो किस पशु का मिला है? मुहरों पर। बता सकते हैं आप सभी? मुहर उस समय जो होता था व्यापार में कह सकते हैं उपयोग किया जाता था, लेन देन के लिए। जैसे अभी हम सिर्फ पैसा का उपयोग करते हैं ना, उस समय मुहर का ही उपयोग किया जाता था।
तो इसका राइट आंसर होगा बैल का सबसे ज्यादा इसमें चित्र मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें और बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। देखिए एल्युमिनियम की बात किया जाए तो एल्युमिनियम का 27 होता है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम चलना है। उसी प्रकार से लोहा का बात किया जाए तो ये 56 हो जाएगा। तांबा का बात किया जाए तो लगभग 63 हो जाता है, 63.5 के अप्रॉक्स में। और चांदी जो होता है वो 108 के अप्रॉक्स में होता है। तो ये आपका बढ़ते क्रम में हो जाएगा, तो सी वाला करेक्ट आंसर है। अच्छा, आवर्त सारणी की बात किया जाए तो इसमें जो तत्व है वो परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया है। पता है आप सभी को ना, बिल्कुल पता है। परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया गया है। किसने सजाया था? मॉसले ने। याद रहेगा किसने? मॉसले ने। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या इसमें एसिटिक अम्ल होता है? नहीं, गलत बात। एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है ये सिरका में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तब सैट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही बात है कि इसमें सैट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, बात समझिए। इसके अलावा सैट्रिक अम्ल नींबू में जो खट्टे पदार्थ हैं। टैट्रिक अम्ल किसमें होता है? ये आपका इमली हो गया। उसके बाद अंगूर में। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आपसे इसे पूछा जाता है, तो सूत्र होता है CaOCl2 होता है, याद रखिएगा। क्या बताएं? CaOCl2 होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। उपयोग कहाँ होता है ब्लीचिंग पाउडर का? तो उपयोग किया जाता है कपड़े साफ करने में किया जाता है, या सफेद करने में, पानी शुद्ध करने में, कीटाणु को मारने में इसका उपयोग करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान प्रश्न भी हैं। चलिए सभी आंसर कीजिए क्वेश्चन में 16 का। तो राइट आंसर होगा पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए। चलिए अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? देखिए अधिवेशन से काफी ज्यादा प्रश्न आता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। बहुत सारे बच्चे को पता होगा, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा। तो जिसको पता नहीं है याद रखिएगा, स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। अध्यक्षता सबसे पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और 1886 वाला जो दूसरा अधिवेशन हुआ था इसमें दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 की बात किया गया है तो हरिपुरा हो जाएगा। और अध्यक्षता किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ये भी याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूखी सेल निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जो बैटरी आप सभी देखते हैं इसमें आप सभी को पता है जहां भी बैटरी की बात आया तो उसमें रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? गन मेटल में कौन सा अवयव रहता है? यानी कि जो गन मेटल बनाया जाता है ये किसका अवयव से बनाया जाता है? तो तांबा जस्ता टीन से बनाया जाता है। इसी का मिश्र धातु होता है तांबा जस्ता टीन। तांबा जस्ता टीन का मिश्र धातु होता है, बात समझे कि नहीं? चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है वो कौन सा प्रोटीन है? सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। जो चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ हम आपको पूरा तैयारी करवाएंगे बेस्ट कंटेंट के साथ में, बात समझे। तो बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप युवा शक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप सभी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा एमेलॉयड मल्टीप्रोटीन के कारण ही कह सकते हैं कि अल्जाइमर रोग विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसमें जो होता है स्मृति और मानसिक क्षमता कमजोर होती है। जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं उसको भी ध्यान दीजिएगा। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन लॉक ने। चलिए अगला है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा उपराष्ट्रपति। अच्छा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अगला है भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। देखिए भारत में द्वैध शासन जो प्रारंभ हुआ था 1919 के तहत किया गया था मैन्ट्यून-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या सुधार के द्वारा। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसके द्वारा प्रांत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था।
केंद्र वाला समाप्त करके प्रांत में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर द्वैत शासन भारत की बात किया गया है, तो मैन्ट्यूंग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत किया गया था। जबकि अगर प्रांत की बात किया जाए तो ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था प्रांत में। अगला है परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। देखिए इसको एंगस्ट्रॉम कीजिएगा आप सभी, 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर वही परमाणु का व्यास पूछा जाए तो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी कण है, अस्थायी कण। तो देखिए अस्थायी कण जो होता है वो आपका न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए ये आपका ऋण आवेशित होता है, ये आपका धन आवेशित होता है। बात समझे आप सभी, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, धन आवेशित, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये आपका उदासीन होता है। तो सी राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका परमाणु का कक्ष जो है इसके नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। बात समझे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर गमन करता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो अब केंद्रीय बल हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए यहाँ अभी केंद्रीय बल है, ये आंसर नहीं होगा। अब केंद्रीय बल के कारण जो है कि दूध से क्रीम बाहर निकलता है मथने के बाद। बात समझे में चल सकती है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकती। ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया, नहीं चल सकती। क्वेश्चन में 26 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो क्या ध्वनि तरंग ठोस में चल सकती है? सबसे ज्यादा चाल होता है, गैस में भी होता है, द्रव में भी होता है। क्या निर्वात में ध्वनि का चाल हो सकता है? नहीं, क्योंकि ध्वनि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं है, तो यहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकती। अच्छा, प्रकाश का जो चाल सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है, क्योंकि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का चाल किस में कम होगा? तो ठोस में कम होगा। कभी पत्थर पर आप लाइट मार के देखिएगा, क्या देखिएगा, इस पार से उस पार होता है? नहीं होगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो यहाँ पर देखिए उत्तरी पश्चिमी बात किया गया, ये वाला पार्ट में जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें जो वर्षा मुख्य रूप से होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से, जो हरियाणा वाला पंजाब वाला क्षेत्र है, पश्चिमी विक्षोभ से। पूरे भारत की बात किया जाए तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है कि वर्षा होती है। बात समझे, जून जुलाई के समय में, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला है फूलों का संबंध किस विज्ञान से है? तो फूलों का संबंध किससे है? फ्लोरिकल्चर से है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, जो हॉर्टिकल्चर होता है ना वो बागवानी से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो, प्रतिजन जिसे एंटीजन के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र को परावर्तित करता है आपका एंटीजन, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, याद रखिएगा आप सभी। कौन? एंटीजन। एंटीजन ऐसा पदार्थ होता है जो शरीर में प्रवेश कर एंटीबॉडी का निर्माण को प्रेरित करता है। एंटीजन शरीर में प्रवेश करने के बाद एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करता है, एंटीबॉडी बनाता है। आप समझे, जो क्या करता है फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में कार्य करता है। अगला है मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए वो आपका यकृत होता है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा, जिसे पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या 15 या 20 या 30? याद रखिएगा इसमें कोई भी निश्चित समिति की संख्या नहीं किया गया है, यानी कि निश्चित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण होता है? मैग्नीज के कारण, याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ उत्पन्न होती है?
तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया की बात किया जाए तो ये आपका कोशिका द्रव में उत्पन्न होती है, याद रखिएगा आप सभी, साइटोप्लाज्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोशिका की बात किया जाए तो आपको पता है कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। इसमें एक नाभिक होता है, याद रखिएगा आप सभी, और इसी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलता है। इसी में अंतःप्रदेशीय जालिका होता है, याद रखिएगा आप सभी। इसी में आपका लाइसोसोम पाया जाता है। इसी में आप सभी का राइबोसोम होता है जो अंतःप्रदेशीय जालिका के ऊपर में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझिए, ये आपका कोशिका द्रव होता है, याद रखिएगा। कोशिका दो प्रकार का, एक पादप एक जंतु कोशिका होता है। ये जो देख रहे हैं जंतु कोशिका का कोशिका झिल्ली है, अगर पादप कोशिका रहेगा तो इसके ऊपर में कोशिका भित्ति पाया जाता है पादप कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात समझिए। अगला है सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए अगर सोडियम को जल में मिलाएंगे तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद की दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है। तो देखिए अगर संसद की दोनों सदनों की बैठक की बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि यह अधिकार राष्ट्रपति के पास ही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कभी संयुक्त अधिवेशन का नाम सुने हैं ना, बिल्कुल, वो राष्ट्रपति ही बुलाता है। अच्छा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति है जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और उसके बाद अनुच्छेद 360 के तहत लगाता है। पता है आप सभी को, राजकीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। चलिए अगला है निम्नलिखित दालों में से जो एक मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद मूंग करता है, चना करता है, मटर करता है, जबकि अरहर नहीं करता। पता है आप सभी को, नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका जड़ जो होता है, इसका जब हम गाछ काटते, वृक्ष काटते हैं, इसका जड़ समेत हम अलगा के बाहर कर देते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता है, याद रखिएगा। जबकि मूंग, चना, मटर का जो जड़ सब होता है वो उसी में हमसे छोड़ देते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी में गल जाता है और मिट्टी की उर्वरता फिर बढ़ाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है। तो देखिए खरीफ फसल आप सभी को पता है खरीफ और रबी फसल के बारे में, बिल्कुल। खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोया जाता है, पता है आप सभी को, बिल्कुल। तो चावल क्या है, खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, चना, मटर ये सभी रबी फसल का उदाहरण है। अगला है अरेबिका किस्म की कॉफी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी। यमन से लाई गई थी, याद रखिएगा आप सभी। कहां से? यमन से लाई गई थी। भारत में कॉफी का दो किस्म है, एक आपका अरेबिका हो जाएगा और एक आपका रोबोस्टा हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। और कहाँ कॉफी लगाया गया था? बाबा बुदन की पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए इसका अध्यक्ष कार्यकाल मात्र में 1 वर्ष का ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? 1945 में 24 अक्टूबर को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ सबसे पहले ये समझिएगा, ये वाला भाग अरब सागर का है और ये वाला भाग बंगाल की खाड़ी का है। तो जो अरब सागर में गिरेगा वो कौन सी नदी होगा? पता है आप सभी को, नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगा नर्मदा और उसके बाद ये अरब सागर में गिरेगा। जबकि महानदी, कावेरी, गोदावरी ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। बात समझ गए। अगला है यदि लोलक की लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला है चिकित्सा के रूप में एक्सरे का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी में किया जा सकता है। तो इसका उपयोग हमसे विकृति जानने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हड्डियों की जांच करने के लिए एक्सरे का उपयोग कर सकते हैं। एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉन्टजन ने किया था 1895 के अप्रॉक्स में। इसका प्रयोग हम सभी कर सकते हैं कि हड्डी का जो फ्रैक्चर वाला पार्ट होता है, जैसे दांत, छाती, जांघ, कहीं भी हड्डी टूट गया है तो एक्सरे करके हम पता करते हैं। अगला है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभव तापमान क्या है। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस,
इससे नीचे अब कोई भी चीज ठंडा नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करता है। यहां पर एक भट्टी जल रहा है और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो ये ऊष्मा कैसे प्राप्त कर रहे हैं पता है? क्या ये संबाहन विधि के द्वारा कर रहा है? नहीं, गलत बात, संबाहन विधि के द्वारा नहीं कर रहा है। क्योंकि संबाहन विधि में क्या होता है, जैसे कि एक पतीला है, ठीक है, इसमें दूध डाला हुआ है। जब इसमें हम सभी आग लगाएंगे तो इसमें क्या होता है कि जो गर्म पदार्थ है वो क्या होता है, ऊपर हो जाता है और ठंडा पदार्थ फिर नीचे हो जाता है। ये आपका संबाहन विधि के द्वारा गर्म होगा। पानी हो गया, दूध हो गया, वायुमंडल गर्म जो होता है वो संबाहन विधि से होता है। चालन विधि के द्वारा क्षण गर्म होता है, याद रखिएगा आप सभी। मान लीजिए कि इस भाग को अगर आप तपा रहे हैं या आग में डाले हुए हैं तो खुद ही देखिएगा ये वाला पार्ट भी गर्म हो जाता है, पता है आप सभी को बिल्कुल। तब ये आपका विकिरण विधि के द्वारा होता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि सूर्य से ऊष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचता है, पता है, वो आपका विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है, क्योंकि इसमें कोई भी माध्यम नहीं होता है और डायरेक्ट ये आपको ऊष्मा मिलता है, तो ये विकिरण विधि के द्वारा होता है। चलिए अगला है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, तो इसमें ब्यूटेन पाया जाता है 90% से अधिक। जो एलपीजी होता है ना, इसमें आपका ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य रूप से होता है।